चैप्टर 15 अवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वर्ड आप शुरू से सुनते आ रहे हो। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारी सराउंडिंग्स, नेचर, जो भी हम आसपास देखते हैं। और हमने ये भी सुना है कि हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा होना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, तो आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुक्स एंड ब्रेन। आई एम प्रिंकल खेड़ा एंड आई एम टीचिंग यू क्लास 10 साइंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज यहाँ पे हम क्लास 10th की पूरी साइंस को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक, दैट इज अवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग्स, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नेचर में एक बैलेंस बनाते हैं। तो ये जो सारे इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. जितने भी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो लिविंग हैं चाहे वो नॉन लिविंग हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। सो इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है? लिविंग बींग्स। क्या आता है? लिविंग बींग्स, मतलब लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है? नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। ठीक है। सो बायोटिक प्लस एबायोटिक फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड मैन मेड इकोसिस्टम्स। ऑब्वियस ही बात है, नाम जैसे है। नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? जो नेचुरल हो, एंड मैनमेड जो हमने खुद बनाया है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आएगा? फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स। मैनमेड सिस्टम्स में क्या आता है? गार्डन एंड क्रॉप फील्ड्स। सो अब आपने अर्लियर क्लासेस में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा है। एक बार और हम इन चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सारे ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। एंड कंज्यूमर्स क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो कंज्यूम करते हैं फूड को डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। या तो वो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे फूड को, या किस अदर ऑर्गेनिजम्स पे फीड करके वो इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, मतलब कि वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। सो दोज आर द कंज्यूमर्स। एंड डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स के अंदर कौन कौन आता है आपको पता है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ठीक है। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं उनके अंदर आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड उनको बोलते हैं हम डीकम्पोजर्स। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब जैसे कि हम सब ने देखा कि पीछे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं या डीकम्पोजर्स हैं, तो हमें ये पता चला कि वो खाने के लिए एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना। जैसे अब हमने देखा प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर से खाना लेते हैं, डीकम्पोजर्स डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। सो इसलिए सब ऑर्गेनिजम्स की जो खाने की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करने के लिए इकोसिस्टम में फूड चेन्स बनी होती हैं। क्या होती हैं फूड चेन्स? द ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन। अब जैसे कि आप यहाँ से देखो, तो ए में देखो आप, जैसे ये फॉरेस्ट की कहानी है, पेड़ है, पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स। देन डियर्स पेड़ों को खाते हैं, दे ईट द लीव्स। एंड डियर्स को कौन खाता है? टाइगर्स। ठीक है। तो ये एक फूड चेन बनी हुई है। सिमिलरली दिस। ठीक है। सो ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। हर स्टेप या हर लेवल जो फूड चेन का है वो एक ट्रॉफिक लेवल बनाता है। कैसे ट्रॉफिक लेवल बनाता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है जो खाना खुद बनाता है। उसके बाद उनसे खाना किसने लिया? फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर ने। फिर उनसे खाना किसने लिया? सेकंड लेवल के कंज्यूमर ने। फिर उनसे खाना किसने लिया? थर्ड लेवल के कंज्यूमर ने। ठीक है। तो अब इनमें क्या हो रहा है? सब में एनर्जी पास हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है। तो कितनी एनर्जी फ्लो होती है वो हम देखते हैं। वी नो दैट फूड वी ईट एक्ट्स एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क।
ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। Thus the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to the another। इसलिए जो interactions है वो क्या इन्वॉल्व करती हैं, एनर्जी का फ्लो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। तो अब एनर्जी के फ्लो के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स है? ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन अदर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वो 1% सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उनको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। Now when green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work and the rest towards growth and reproduction। तो मतलब कि अब जब ग्रीन प्लांट्स ने अपना खाना बना लिया तो अब उनकी खुद की एक्टिविटीज़ के लिए भी तो एनर्जी लॉस्ट होगा ना। So an average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers। ठीक है, तो 10% का जो फूड है वो दूसरों के पास जाता है। Therefore 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। So average value क्या है अमाउंट की? 10% जो अगले स्टेप पे जाएगी। Since so little energy is available for the next level of consumer, food chains generally consist of only 3 or 4 steps। So बहुत एनर्जी कम होती है। अब देखो जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट से एनर्जी ली हर्बीवोरस ने, ठीक है, तो अब हर्बीवोरस के पास प्लांट्स की एनर्जी का सिर्फ 10% गई। ठीक है, अब हर्बीवोरस के पास सिर्फ 10% है, अब उनसे कार्निवोरस ने एनर्जी लेनी है तो अब 10% का भी 10% जाएगा कार्निवोरस के पास। तो इसलिए जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल पे तक जाती जाती बहुत कम रह जाती है। इसलिए जो फूड चेन्स हैं वो जनरली 3 या 4 स्टेप्स की ही होती हैं। There are generally a greater number of individuals at the lower traffic levels of an ecosystem. The greatest number is of the producers। Obviously, तो producers का जो नंबर है या lower traffic levels पे greater number of individuals होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है फूड वेब्स का। The length and complexity of food chains vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web। तो फूड चेन में हमें पता कि एनर्जी कम ट्रांसफर होती है, इसलिए 3 और 4 स्टेप्स की एनर्जी है और वो स्ट्रेट चेन्स बनती हैं, राइट। तो इस कंसेप्ट को और बेटर बनाने के लिए हमारे पास फूड वेब्स हैं जिसमें सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस बनती हैं, उसमें डिफरेंट काइंड से रिलेशन बनता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो फूड वेब का। सो फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्न है, कॉर्न को कौन खाता है? ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। अब ये जो फ्रॉग है वो और भी चीज़ें खाता है जैसे कि बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, तो ये फ्रॉग भी खाता है। तो इसका मतलब है कि ये सभी का आपस में इंटर रिलेशन है और इसको हम बोलते हैं फूड वेब। सो फूड वेब में जो फ्लो होता है एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है। अब फ्रॉग अगर बटरफ्लाई को खा रहा है तो बटरफ्लाई फ्रॉग नहीं खा रही है, तो एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी अवेलेबल है वो हमेशा डिमिनिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो अब हमने क्या पढ़ा? एनवायरनमेंट कैसे चलता है, इकोसिस्टम, फूड चेन्स, फूड वेब। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनसे एनवायरनमेंट अफेक्ट कैसे हो रही है। सो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। सो इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन क्या है? एक मॉलिक्यूल है फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन क्या है? ओजोन को हम लिखते हैं O3, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बना होता है। ओजोन क्या है? एक डेडली पॉइजन है। हाउएवर एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। वैसे तो ये डेडली पॉइजन है लेकिन हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे ओजोन का बहुत एसेंशियल फंक्शन है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो अर्थ को ये यूवी रेज से बचाता है। दिस रेडिएशन कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s. This decrease has been linked to synthetic chemicals like CFC, that is chlorofluorocarbons, which are used as refrigerants and in fire extinguishers. जो अमाउंट ऑफ ओजोन है वो ड्रॉप होनी कब शुरू हुई? 1980s में,
और क्यों होनी शुरू हुई? सिंथेटिक केमिकल्स के साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC बोलते हैं, वो रेफ्रिजरेटर्स में पाए जाते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर्स में पाए जाते थे। फिर उसके बाद इन 1987 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने CFC प्रोडक्शन को फ्रीज कर दिया एक एग्रीमेंट पास करके। अब हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाएं थ्रू आउट द वर्ल्ड। आई होप इट इज़ क्लियर। सो द लास्ट टॉपिक इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब जो हम गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज कैसे किया जाता है? Many human-made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. जो man-made materials हैं जैसे plastics हैं उसको बैक्टीरिया ब्रेक डाउन नहीं कर सकता. So these materials will be acted upon by physical processes like heat and pressure. तो इन materials पे काम कौन करता है? Heat and pressure. लेकिन इसको बहुत टाइम लग जाता है. And under the ambient conditions found in our environment, these persist for a long time. तो प्लास्टिक्स बहुत टाइम के लिए हमारे इन्वायरमेंट में रह जाते हैं जो हार्म प्रोड्यूस करते हैं. सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल. जो इजीली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ब्रेक डाउन हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. एंड सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. देयर शुड बी इम्प्रूवमेंट इन एटीट्यूड ऑफ लाइफस्टाइल हैबिट्स ऑफ पीपल. तो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. कैसी इम्प्रूवमेंट? फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक कप्स जो पहले ट्रेन्स में चलते थे वो रिप्लेस्ड किए गए कुल्लड़ से. लेकिन कुल्लड़ से क्या होता था, जो टॉप फर्टाइल सॉइल है उसकी कमी होने लगी थी, इसलिए अब दीज आर रिप्लेस्ड बाय पेपर डिस्पोजल कप्स. सो अब आप लोगों को भी इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है और प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना है. So this was all about the topic. Thank you. For more videos, subscribe Books in Brain.